मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और इसी उम्मीद के साथ डियर हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के बच्चे जो कि सिविक्स को लिए हुए हैं वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोग को बता दूं डियर स्टूडेंट्स की ये इंग्लिश से पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। और जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, या एमपी बोर्ड के हों, या जितने भी अदर स्टेट के, उत्तराखंड बोर्ड के हों, जितने भी अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूट्यूब पर स्टेट बोर्ड को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले सेशन अभी यूट्यूब पर चैनल नहीं है, डीजे सर चैनल को छोड़कर अगर कहा जाए बात तो। और आप लोगों को यूट्यूब पर सेशन फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में आपको मिल रहा है ये लेक्चर, और वो भी महामैराथन के रूप में। तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेशन को एकदम मजेदार बनाएंगे। और यदि सेशन बड़ा लगेगा आप लोग को तो सेशन से स्किप मत कीजिएगा, उसे रोक लीजिएगा, कुछ टाइम के बाद उसे देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे और इसका पूरा प्रॉफिट जो है वो अपने एग्जामिनेशन में खुद स्वतः ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। डिस्कशन देखिए, हम लोग का पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार है। पहला ही प्रश्न देखिए, सिविक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस भी जिसे हम लोग कहते हैं, या नागरिक शास्त्र, तो उसका देखिए पहला प्रश्न जो मैंने शामिल किया हुआ है क्या है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पर यह प्रश्न में न जाने एग्जाम में कितनी बार आ चुका है और इनके आने की संभावना भी बनी हुई है। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, भारत जो है न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कब कराया हुआ था। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज डन इन इंडिया 1974। देखिए 74 में, 1974 इंडिया में, 1974 में क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का को किया गया, विच वाज नॉट सक्सेसफुली। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिस्टेंस को याद रखिएगा कि जो पहला टेस्ट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, इसका मतलब ये फेल हो गया। आफ्टर दैट ए सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1998। देखिए 1998 में फिर क्या हुआ, एक बार फिर कराया गया, ठीक है, अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी। मतलब इस समय गवर्नमेंट जो था क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, ठीक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज द इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियो पाक वार 1971। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वार चल रहा था 1971 में, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण निकले जो इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडिया पाक वार ऑफ 1971। ये देखा जाए फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वार जो किया गया था, बैकड्रॉप था ये इंडिया पाक वार का, कौन, 1971 में जो किया हुआ था। मतलब इसमें जब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जब बात होती थी, जिसमें कि बांग्लादेश जैसे कंट्री का क्या हुआ, उदय हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखिएगा और इस पर कभी डिटेल में चर्चा होगी डिस्कशन तो बड़ा ही आनंद आएगा आप लोग को, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द टेस्ट इंडिया कंडक्टेड ए सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट विच वाज पार्शियली सक्सेसफुली। मतलब देखा जाए तो देखिए जो सेकेंड भी हुआ वो भी क्या हुआ, आंशिक रूप से सक्सेसफुल हुआ। मतलब पार्शियली का मतलब हो गया पूरी तरीके से उसको कहा जाए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है, पार्शियली सक्सेसफुल मिला वो, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला जो टेस्ट हुआ था वो क्या हुआ था, वो अनसक्सेसफुल था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं डिस्टेंस पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ कि जितने भी प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर ये एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो फटाक से कर दीजिए इसे लाइक, तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो याद रखिए डिस्टेंस, शेयर करना आप लोग का एक परम कर्तव्य भी है इस चैनल से, यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो। पढ़ना यहाँ, पढ़ाना यहाँ, भिंडी जी सर जाना कहाँ। पढ़ना यहाँ, पढ़ाना यहाँ, भिंडी जी सर जाना कहाँ। तो डिस्टेंस एकदम लग जाइए, जबकि आप लोगों को कम से कम मिनिमम 2 घंटे आप लोग को डीजे सर चैनल से स्टडी जरूर करना है। यदि टॉपर बनने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो इतना आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए डिस्टेंस, और आप लोग को रेगुलरली पढ़ना है बिना लापरवाही किए हुए, क्योंकि याद रखिएगा एकदम भी आप लोग के पास समय नहीं है। और जो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट मिल रहा है आप लोग को, आप जाकर खुद सर्च कीजिएगा। और 950 690 250 7 नाम का एक नंबर मिलेगा आप लोग को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो नंबर दे रखा है, तो उस नंबर से आप जुड़ भी सकते हैं और ये महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इसका भरपूर लाभ उठाइए और खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे याद करिए डिस्कस। और देखिए जो क्वेश्चन मैं जितना भी डिस्कशन करूंगा उसमें नंबर कोई मायने नहीं रखेगा, सीरीज मेरा जो एडिंग करने में देखिए जो पेज बनाए है 32 पेज है,
तो पेज हम लोग को कवर भी करना है यहाँ पर। अभी हम दूसरे पेज पर हैं, अभी हम लोग को 32 पेज पर पहुँचना है और सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। तो क्वेश्चन नंबर कोई मायने नहीं रखिएगा, याद रखिएगा ये चीज़, क्वेश्चंस केवल याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच आर इन इंडिया मॉडल अडॉप्टेड। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात होती है कैपिटलिज्म मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल होता है और सोशलिस्ट मॉडल होता है। दो मॉडल याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट मॉडल होता है और सोशलिस्ट मॉडल होता है। और इंडिया जो होता है, इंडिया जो अडॉप्टेड किया हुआ है वो मिक्स्ड मॉडल को अडॉप्टेड किया हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा हम लोग के यहाँ जो मॉडल अपनाया गया है ना तो वो कैपिटलिस्ट है और ना ही सोशलिस्ट है, बल्कि उसमें क्या है, मिक्स्ड है ना। ये पूंजीपति और देखा जाए तो साम्यवादी, तो दोनों को मिलाकर ही जो बनाया गया डिस्टेंस, उसका नाम है यहाँ पर मिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ये थी आप लोगों के साथ जो डिस्कशन मैंने की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने बताया क्वेश्चन सीरीज को मत देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कोई मायने नहीं रखेगा, क्वेश्चन जो मैं जितना डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। व्हाट वी आर द रीजन्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ तक है आप लोगों का और यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग क्या हो रहा है आंसर का, थोड़ा एक ही कलर में हो गया है तो इसको आप लोग सेपरेट कर लीजिएगा। व्हाट वी आर द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन के जो डिसइंटीग्रेशन के पीछे क्या रीजन था। देखिए पहली बात तो देखिए कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, ये देखा जाए एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो गया, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी हो गया, ठीक है। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, कंपटीशन विथ अदर कंट्रीज हो गया, कंपटीशन विथ अदर कंट्रीज और डोमिनेटेड बाई बाई करेंसी। देखिए ये क्या होगा, करेंसी जो यहाँ की थी धीरे धीरे क्या होता गया, वो गिरता गया। और अदर कंट्री से जब देखा गया जब कंपटीशन किया गया तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं से सोवियत जो यूनियन था वो पिछड़ रहा था। डिक्लाइन इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक थी उसकी कमजोर होती जाती। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप मतलब कोई जैसे कहा जाए एकात्मक सरकार होती है तो उसका जो होता है वो तानाशाह के रूप में जब ऐसे निकल कर आते हैं तो वहाँ से क्या हो गया, जैसे उसमें कहा गया कुछ महत्वपूर्ण, जैसे रूस की बात हो गई, यूक्रेन की बात हो गई, कुछ महत्वपूर्ण जो देश थे उन्हीं का वो महत्वपूर्ण रूप से आगे निकल कर आ रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं से सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण रीजन में एक हो जाता है, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रश्न जो था मैंने जो बताया आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली मैं क्लासेस आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। सेंस रेगुलरली जो भी पॉलिटिकल साइंस या सोशलॉजी या जितने भी अदर सब्जेक्ट के हैं वो पूरे इंग्लिश मीडियम में भी मैं आप लोग को रेगुलरली क्लासेस दूंगा। लेकिन डिस्टेंस आप लोग को एक काम करना है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हम लोग के पास कम है तो जितना ज़्यादा आप लोग विद्यार्थियों को जोड़ेंगे तो उतनी ज़्यादा मैं डिस्टेंस आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पर ये पूरे लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 और एक बार मैं आप लोगों को फिर वार्निंग दे रहा हूं, मैं फिर आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। अभी स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का लेक्चर चलाने वाला चैनल अभी कोई नहीं है। और हाँ, सीबीएसई बोर्ड के नाम पर आप लोग को मिल जाएंगे कुछ लेक्चर, लेकिन हाँ जो स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के हैं, राज्य स्तरीय जो बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से देते हैं उनके चैनल एकदम ना के बराबर हैं या तो है ही नहीं। तो डिस्टेंस आप लोग के लिए इतना परिश्रम हो रहा है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डीजे सर चैनल के लिए भी आप लोग कुछ अपना परिश्रम जरूर कीजिए। स्टेट द फंक्शन ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर दिया गया है, when the country is located in a region form in organization keeping in mind some of the, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ दियर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, देन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, डिस्टेंस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेशन हम लोग का चूंकि बहुत लंबा डिस्टेंस याद रखिएगा और ये सभी के सभी जो प्रश्न डिस्कशन आप लोग के साथ किए जा रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लाइक जैसे क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन की बात हो गई, क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन का बात हो गया, आसियान का बात हो गया। फुल फॉर्म लिख के डालिए, जल्दी जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में भरिए डिस्कस भरिए एकदम। आप लोग जब तक उसमें भरेंगे नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अपना बताइए कि आसियान का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। टेस्ट भी आपका चल रहा है इसी के साथ साथ। और सार्क, देखिए इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या होता है, यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया और रिलेटेड है। इन सभी से प्रश्न निश्चित तौर पर आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इन सभी को, ये जो टाइप्स बताया मैंने, ये सभी को हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार जो है वो जरूर भरा करिए। उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मिलेगा और आप लोगों के लिए मैं और भी बेहतर तरीके से वर्क भी करूंगा। देखिए वाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड।
देखिए ये जो प्रश्न है ये हम लोग का डिस्कस, व्हाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट। देखिए प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट के लिए कहा जाए आप अगर, पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एक्सेलरेट म्यूचुअल ट्रेड। तो म्यूचुअल ट्रेड के रूप में एक्सेलरेट करने के लिए उसे क्या किया जाता है, मुख्य रूप से जो होता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, इसके बेस पर ये काम होता है। तो ये भी प्रश्न निरसन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किया जाता है। तो ये जो मैंने प्रश्न का डिस्कशन किया आप लोग का, अगर इतना आंसर आप लिख देंगे तो समझ लीजिए बहुत ही सॉलिड आंसर आपने दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग का क्या है ये, दो क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही बताया आप लोग को, इसको छोड़ दीजिए। द स्टार्ट ऑफ द नॉन एलाइगेंट मूवमेंट वाज ए ज्वाइंट इफर्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। देखिए जो नॉन एलाइंड मूवमेंट है वो कितने कंट्री का ये ज्वाइंट रूप से देखा जाए स्टार्ट किया गया था। देखिए यहाँ बात हो रही है सितंबर 1961 की, ये जो डेट एडिशन याद रखिए सितंबर 1961, तो 6 years आफ्टर द बडांगू की बात हो रही है कॉन्फ्रेंस, द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम लोग NAM के नाम से भी जानते हैं, अगर ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है इसको, वाज हेल्ड इन बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ गया था डिस्कस, बेलग्रेड में किया गया था, ठीक है। तो यूगोस्लाविया एंड इट वाज अटेम्प्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टोटल ऑफ 25 कंट्रीज। देखिए ये भी याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल टाइप में पूछा जाए तो 25 कंट्रीज जो थे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में ज्वाइंट हुए थे, ठीक है। स्टार्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें शामिल किए गए इतने कंट्रीज को, कितने 25 कंट्रीज को इसमें जोड़ा गया था। तो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो 8 प्रेजेंट द नॉन अलाइंड मूवमेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फोरम फॉर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। देखिए आफ्टर यूनाइटेड नेशन के जब हो गया, निर्माण कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया था उसका, तो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के लिए और उनके कंसल्टेशन के लिए ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो फोरम बनाया गया था उसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना। क्या था नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। ये भी एग्जाम में डिस्कस आप लोग के नियमित तौर पर पूछा आता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का जो मैं डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, इतने इम्पॉर्टेंट टाइम वगैरह को निकाल कर डिस्कशन आप लोग के लिए समय दिया जा रहा है। और डीजे सर चैनल का, डीजे सर का जल्दी आप लोगों को एक स्कूल भी मिलने वाला है। तो बहुत ही जटिल इस समय परिस्थितियाँ हैं, कोचिंग ट्यूशन और शेड्यूल बहुत ही बिजी है, फिर भी उसके में आप लोगों के लिए इतना परिश्रम किया है, तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल के लिए ज़रूर कीजिए। और लगभग मार्च में हम लोग का देखिए एक हम लोग को स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन भी करना है, तो उसके लिए भी अलग हम लोग का परिश्रम हो रहा है। लेकिन फिलहाल में जो है आप लोगों के लिए भी मैं रेगुलरली किसी न किसी प्रकार से टाइम्स होता है, मैं ज़रूर आप लोग के लिए निकालता हूँ कि हाँ जो हमारे ऑनलाइन के डिस्टेंस थे उनका भी बेहतर तरीके से भला हो सके और वो लोग अपने लाइफ में बेहतर कर सकें। तो डिस्टेंस आप लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीजे सर चैनल को फैला दीजिए गली गली। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजनलिज्म एंड सेपरलिज्म और सेपरेटिज्म। देखिए हम लोग को डिफरेंस बताना है रीजनलिज्म एंड सेपरेटलिज्म और सेपरेशनिज्म के बारे में। देखिए यहाँ पर बात हो रही है हम लोग का डिस्कस क्या है, रीजनलिज्म के बारे में। और जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, द फीलिंग ऑफ वांटिंग मोर इकोनॉमिक, द फीलिंग ऑफ वांटिंग मोर इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स टुवर्ड्स वंस एरिया और जियोग्राफिक इज नोन एज रीजनलिज्म। देखिए रीजनलिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली अगर कि रीजनलिज्म क्या होता है, तो ये कोई भी जो फीलिंग होता है या कोई भी महत्वपूर्ण से देखा जाए तो वांटिंग मोर इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स टुवर्ड्स वन एरिया और जियोग्राफी इज नोन एज रीजनलिज्म, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। वेर एज सेपरेटिज्म इज द डिमांड फॉर ए स्टेटस ऑफ कल्चर, इथनिक्स, ट्राइबल, रिलीजियस, रेशियल, गवर्नमेंटल और जेंडर के तौर पर जो डिविडेंड होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जेंडर सेपरेशन फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप, तो होता है डिफरेंस इस तरीके से। क्या होता है, ये डिफरेंस होता है मुख्य रूप से रिलीजनिज्म और क्या आप लोग का बात हो रहा था सेपरेटिज्म के बारे में, ठीक है ना, और जिसे हम लोग सेपरेटिज्म के रूप में भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग प्रश्नों का क्रम मत देखिएगा, प्रश्न आप लोग के लिए ये कोई नंबर की सीरीज जो है ये कोई मायने नहीं रख रहा है। मैं जितना प्रश्नों का आप लोग के साथ डिस्कशन करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो कौन कौन है, क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुन रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देख रहे हैं कि द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन से जोड़कर बातें हो रही हैं, और यूनाइटेड नेशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। The Security Council is the most powerful body of the United Nations whose primary responsibility is to maintain international peace and security। देखिए इसका महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए मेंटेन बनाए रखना, मेंटेनेंस को बनाए रखना, क्या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना जो महत्वपूर्ण रूप से है वो सिक्योरिटी काउंसिल का महत्वपूर्ण रूप से जो है वर्क है, और यूनाइटेड नेशन का ही ये महत्वपूर्ण रूप से कहा जाए तो ये पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स पावर इंक्लूडेड कंट्रीब्यूटिंग टू पीक कीपिंग ऑपरेशंस की बात हो गई अगर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्फोर्सिंग इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल सैंक्शन एंड टेकिंग मिलिट्री एक्शन थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रिसोल्यूशन। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया जो उसको बहुत चीज़ों की दूरदर्शिता के रूप में बनाया गया है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो बड़े पैमाने को पर प्रभावित भी करता है और ये अपना प्रभाव भी छोड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात थी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे। देखिए मैंने पहले ही बताया कि डिविजन आप लोग के साथ जो डिस्कशन किया जा रहा है वो सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र बोलते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का जो डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, और सिविक्स और सोशोलॉजी के मामले में जो डिस्कशन यूट्यूब का जो नंबर 1 चैनल है उसका नाम है डीजे सर, और अदर सब्जेक्ट में भी वो अपनी पहचान बना सकते हैं डिस्कशन यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इस चैनल से अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, और मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए अपनी तरफ से जितना भी मैं परिश्रम रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अपना देने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें और एक अपने लिए एक जो सिक्योर फ्यूचर का निर्माण कर सकें, और महत्वपूर्ण रूप से जो है बेहतर परसेंटेज आप लाएँ, ताकि जिससे आप लोगों को आगे परसेंटेज के साथ-साथ आप लोग को अच्छे से एजुकेशन भी मिल सके। राइट ए नोट ऑन द पॉलिटिकल और ऑफ कोalition इन इंडिया। पॉलिटिकल्स Politics of coalition in India. The coalition government is a cabinet of a parliament government in which several political parties cooperate। देखिए several जो अलग अलग होती हैं political parties जो होती हैं वो मुख्य रूप से क्या होती हैं, वो कोऑपरेट करती हैं so that the dominance of any one party within the coalition remains low। देखिए यहाँ पर ये बातें ये डिस्कस पॉइंट ये समझने वाला चीज़ है यहाँ पर। coalition remains low. The common reason given for the arrangement is that no party can get majority in parliament on its own। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मुख्य रूप से जो किया जाता है इसको, तो मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट नो पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती है जो अपना क्या कहते हैं पार्लियामेंट में वो अपने इट्स ऑन मतलब अपना पूरा तरीके से दबदबा दिखा सके। तो इस तरीके से क्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि पार्टी जो होता है पार्टीज ऑफ कोalition इंडिया, तो महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है यहाँ पर कोलिजन हो जाता है एक तरीके से ना, मिक्सिंग की बात हो रही है, मिक्स तौर पर जो राजनीति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्रम को मैंने पहले बताया, सीरीज मत देखिएगा क्योंकि नंबर आगे पीछे हो गए हैं। वाई आर मोस्ट ऑफ द नॉन एलाइगेंट कंट्रीज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन एलाइगेंट कंट्रीज वी आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बिकॉज द मेजॉरिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज लिव्ड इन अ मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ। मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है कि इनका जीवन जो महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो रहता ही है। दियर टोटल नेशनल इनकम, देखिए ये बात याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दियर टोटल नेशनल जो इनकम होता है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक लेवल वेयर वेरी बैकवर्ड होता है, मतलब बहुत पिछले तौर पर होते हैं ये महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो। क्या इनका एजुकेशनल लेवल अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी को देखा जाए, साइंटिफिक लेवल देखा जाए, कैपिटा इनकम को देखा जाए और नेशनल इनकम को देखा जाए, तो ये सभी जो ओवरऑल होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाउन रहते हैं। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं वो रखते हैं लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के रूप में। नॉन लैंगिंग कंट्रीज की बात जो हो रही है यहाँ पर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि जो अयोध्या वाला विवाद था वो सुलझ भी गया है, उसमें फैसले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं उसी से रिलेटेड बनाया हुआ हूँ। व्हाट इज लिब्राहन कमीशन। लिब्राहन कमीशन जो था डिस्कशन वो क्या था और क्यों बनाया गया था।
देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग है ये याद रखिएगा, ये राइट है। लिब्राहन कमीशन इज एन इंक्वायरी कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द demolition of the disputes structure बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन 1992। देखिए 1992 में जो था बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था, स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड किया गया था अयोध्या में, तो उसी के बेस पर जो बनाया गया था, जिससे लिब्राहन कमीशन को बनाया गया था, ठीक है। हुज टेन्योर इज अबाउट 17 ईयर्स लॉन्ग, ये याद रखिएगा, लंबे समय तक चला है ये डिस्टेंस, बहुत ही लंबा ये रहा है क्षेत्र जो है। दिस कमीशन वाज This commission was formed on 16 December 1992 by an order of the Indian Ministry of Home Affairs। तो ये जो बनाया गया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से बनाया गया था, जिसका नाम था लिब्राहम आयोग। लिब्राहन कमीशन की बात होती है ना, इस आयोग में बताया गया था कि नहीं, जो ये अयोध्या वाला मामला हुआ है, जो ये बाबरी का डिस्प्यूट किया गया है, जो बाबरी मस्जिद थी, तो इसके पीछे मतलब पूरा जांच करने के लिए जो बनाया गया था कमेटी, उसे ही कहा गया, ठीक है डिस्टेंस। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेन इशू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोर्ट एंड पार्लियामेंट विच, क्या होता है डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, द मेन इशूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोर्ट एंड पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में सीरीज मत देखिएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज आएंगे, और ये थोड़ा सा हम लोग का सीरीज जो है आगे पीछे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द इम्प्लीमेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन राइट और रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल राइट और रॉन्ग है, इम्प्लीमेंशन किया जाता है इसमें इसको। देन टू से दैट द कोर्ट डज नॉट हैव constitutional authority over any act or decision of parliament it is absolutely wrong। देखिए महत्वपूर्ण से कहा जाता है, एब्सोल्युटली इसको क्या किया जाता है, रॉन्ग के तौर पर कर दिया जाता है, तो यही मेन इश्यूज के रूप में निकल कर बात सामने आती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू इंटरप्रिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल टू द सुप्रीम कोर्ट बट द कॉन्स्टिट्यूशनल हैज नॉट गिवन दिस पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट को जो है, सुप्रीम कोर्ट तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में एक बहुत ही दबंग चीज़ है, और पार्लियामेंट जो है अपनी जगह पर वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है तो वो अपनी तरीके से वर्क करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है प्रोविजनल टू द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल हैज नॉट गिवन दिस पावर टू द पार्लियामेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है जबकि पार्लियामेंट को यह पावर नहीं दिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने टॉपिक बताया आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन देखिए हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा है, यहाँ पर मैंने जो नंबर ही नहीं दिया हुआ है, ये कौन सा प्रश्न है, नहीं तो फिर आप लोगों को बताना पड़ता है एक बार फिर से। वाई डिड द गवर्नमेंट अडॉप्ट 5 न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो 5 महत्वपूर्ण रूप से न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, वो कौन कौन सी थी जो कि अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का महत्वपूर्ण जो आंसर है। ड्यू टू द डिसअपॉइंटमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर देखा जाए तो लेबरर्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज। भाई जाहिर सी बात है, माइग्रेट करेंगे वो ना। एग्रीकल्चर पॉलिसी को इसीलिए देखिए जोड़ा भी गया, लाया गया, क्योंकि क्या देखा गया, लेबर्स जो हैं आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज, सिटीज की ओर भाग रहे हैं वो गाँव से। फॉर द न्यू मोदी गवर्नमेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन बिग प्रायोरिटी के रूप में देखा गया एज सुन एज द स्कोप ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना। देखिए प्रधानमंत्री जो था, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत ये बात जोड़ी गई, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में इस बात को जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया इसमें। बीन इंक्रीज्ड, दिस इंक्लूडेड एवरी फार्मर ऑफ द कंट्री अप्रूव्ड टू डू। तो ये एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि साल भर में जो हो रहा है 6,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये जो है वो किसानों के खाते में जो जोड़े जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत ये बात की गई, ताकि जो प्रॉब्लम किया जाए एग्रीकल्चर पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, और लोग दिस इंक्लूडेड एवरी फार्मर ऑफ द कंट्री अप्रूव टू डू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन अनाउंसमेंट टू द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन 28 जुलाई 90 मतलब तो 2000 यानी 2000 में 28 जुलाई 2000 को क्या किया गया, एग्रीकल्चर पॉलिसी ये जो था अनाउंस किया गया था। और ये महत्वपूर्ण रूप से जो है देखिए लागू भी है इस समय। 6,000 देखा जाए तो मिल भी रहा है मैक्सिमम हम लोगों को, हम लोगों के पास भी है, दादी जी का और पिताजी का वो जॉइंट है, तो कृषि के रूप में तो लोगों के भी चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पर व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, देखिए वो जो बनाया गया नियम कानून है, तो उस नियम कानून के अंतर्गत आएंगे तो जो भी रहेगा तो एग्रीकल्चरल के रूप में तो हो ही रहा है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द 5 प्रिंसिपल पॉलिसी में अगर देखा जाए तो पहला जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द अदर। सेकंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, जो सेकंड हो जाएगा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। और फोर्थ जो पॉइंट हो जाएगा इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवा जो है पीसफुल कोऑपरेशन द एग्जिस्टेंस। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। कौन कौन है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द शेवरिटी ऑफ द अदर, और दूसरा जो है सेकंड आप लोग का म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। थर्ड जो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। और फोर्थ जो है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और फिफ्थ जो बनाया गया था पीसफुल कोऑपरेशन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, जाहिर सी बात है जो भारत है हम लोग का देशवर्ष भारतवर्ष, तो इसका तो सबसे महत्वपूर्ण ये क्वालिटी है। ठीक है, भारत नेशंस कई राष्ट्र ऐसे हैं जो कि भारत के खिलाफ बार बार बोले हैं वो लोग कि भारत ने उन लोग को जीत जीत कर, यानी उन लोग को फिर भी उन लोग को वापसी दे दिया, वापस कर दिया कि चलो भैया जानो जीने जियो खाओ तुम लोग। ठीक है ना, ये हम लोग के देश की विशेषता है और गर्व है हम लोगों को कि हम लोग भी भारतीय हैं। और इसीलिए कहा यूं ही नहीं कहा जाता कि हम लोग का जो भारतवर्ष देश है वो महान है। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। During the tenure of the which prime minister the liberalization was implemented in India. At that time, P.B. Narasimha Rao was the prime minister of the India and Manmohan Singh was the finance minister. देखिए जब इस समय किया गया था उस समय क्या थे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? पीबी नरसिंहा राव थे। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है ना, अर्लियर पॉइंट जो हम लोग का देखिए क्या है, अर्लियर के रूप में अगर देखा जाए, अर्लियर द कंट्री लिबरलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा लिबरलाइजेशन के रूप में। तो अर्लियर द कंट्री वाज गोइंग थ्रू ए सीरियस इकोनॉमिक क्रिटिसिज एंड दिस क्रिटिसिज फोर्स्ड द पॉलिसी मेकर ऑफ द इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए जब उस समय कौन थे हम लोग के देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय हम लोग के देश में जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर क्रिसिज आया था, हुआ था क्रिसिज आया था, किसका? इकोनॉमिक क्रिसिज आया था। और जिसे इन लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व किया था। उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जी जो थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये तो मानना पड़ेगा। भले ही आप लोग एक्सेप्ट ना करें कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिस भी रूप में थे जैसे भी थे, लेकिन वो अगर बात किया जाए अगर इकोनॉमिक रूप में अगर देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में वो थे। चलिए, व्हाट इज द मिंट बाय द आसियान स्टाइल, देखिए आसियान का अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मिंट बाय द आसियान स्टाइल। देखिए आसियान जो है बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आसियान। आसियान इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेंटल एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द मेंबर कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज उसमें वर्क कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में अपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में। व्हाट इज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था जो वो क्या था और क्यों बनाया गया, क्या था? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मेनली टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट्स बिसाइड्स क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी फाइटिंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जो एक्सट्रीमली फाइट कर रहे हैं वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो था मुख्य रूप से उन्हें जो बनाया गया था रेजोल्यूशंस, वो किसके लिए बनाया गया था? इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है ना, इंडियन आर्मी, रोल ऑफ द इंडियन आर्मी फाइटिंग के तौर पर जो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये था। और कश्मीर कार्ड द एक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिशियल टेररिज्म एंड स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट इंडियंस रूल ओवर कश्मीर। ठीक है, तो रूल कर बना सकते हैं और अपने तरीके से वो लोग सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले ही बताया आप लोग को, इस चीज़ को मत ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द शाहबानो केस? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 3 तलाक वाला मसला था, डिवोर्स जो तलाक वाला लफड़ा था ना, उसमें क्या हुआ है, जो परिवर्तन वगैरह जो आवश्यकता जो सुधार किया गया था शाहबानो, ये द सुप्रीम कोर्ट रूल इन द 1985 इन द शाहबानो केस आफ्टर द हियरिंग द कोर्ट while giving its victim verdict while giving a verdict in favor of the Shahbano order to pay maintenance to Muhammad Khan इन जो किया गया था डिस्कस, वो क्या किया था 1978 में किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा
कब किया गया था वो? 1978 में, ठीक है ना? 70 में वेन शाहबानो रेज दिस वाइस्ट फॉर ट्रिपल तलाक। देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि जो ये शाहबानो वाला केस था वो क्या था, ट्रिपल तलाक से संबंधित था डिस्टेंस ना, एंड एलिमोनी मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री। जिस समय ये सब चीज़ें हुई थी डिस्टेंस, तो ये 1970 की घटना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें भी देखिए सॉल्व हुई हैं आकर। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस यहाँ पर। अब आप लोगों के साथ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में एकदम सॉलिड आंसर मिलता है डिस्टेंस आप लोग को, और पूरा मिलता है, नंबर कभी भी इसमें कटता नहीं है। तो भरपूर लाभ उठाइए और पूरा सटीक एकदम राइट जवाब दीजिए डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर आप लोग का जो है बेहतर परसेंटेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि डीजे सर चैनल पर जो जितने बच्चों ने स्टडी किया हुआ था डिस्टेंस, उसमें से लगभग 95 नंबर तक भी हाईएस्ट गया हुआ है, 92% तक। जाकर देख भी सकते हैं चैनल पर, मैंने उन बच्चों का जो है पूरा का पूरा जो है डिस्टेंस शॉर्ट वीडियोस में मैंने उनका रिजल्ट ही डाल रखा है, उससे पूरा जाकर देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आएगा सिविक्स में कैसे। और कुछ बच्चों का जो था वो बैक भी लगा हुआ था, फेलियर भी थे वो, तो वो 1 महीने 2 महीने वो बहुत अच्छे नंबर से वो बाद में नंबर भी उनका, उसके लिए उन लोगों ने बहुत ही शुक्रिया अदा किया इस चैनल का, जिसका नाम था डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला। तो लिसनर्स खुद भी इसका लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए, और जो नंबर दिया गया है उसका भी भरपूर लाभ उठाइए इस पीडीएफ वगैरह को और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाक देखिए 1972 में किया गया था। व्हाट आर द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सार्क कंट्री इन प्रेजेंट? तो देखिए 8 कंट्रीज हैं किसमें, सार्क में। और जाइए कमेंट बॉक्स में फटाक से एक उत्तर दिखिए, क्यों कौन सा उत्तर बताना है आप लोग को कि सार्क में जो है टोटल कितने कंट्री हैं, कंट्री का नाम बताना है। मैंने यहाँ पर काउंटिंग बताया, आप लोग को अब बताना है उसका टोटल जो नंबरिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो देखिए यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 15 हैं, जिसमें कि परमानेंट मेंबर्स के रूप में अगर कहा जाए तो 5 हैं, और नॉन परमानेंट के रूप में जो है तो वो 10 है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल जो देश है वो कितने हैं, मेंबर्स हैं 15 है, जिसमें कि जो 5 है वो क्या है आप लोगों के परमानेंट है, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग डिस्टेंस बिल्कुल भी समय नहीं है, याद रखिएगा, ये लेक्चर बहुत धीमे चले चाहे तेज चले, लेकिन आप लोग को पूरा कवर करना है, याद रखिएगा समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है डिस्टेंस, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करिए कि एकदम समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम का देखिए नोटिफिकेशन भी शो कर रहा है, जब आप लोग यूपीएमएसपी पर चेक करेंगे या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों का जब आप लोग चेक करेंगे, तो आपके जो वेबसाइट पर है दिख भी रहा है कि इस डेट से इस डेट के बीच में दिखाया जा रहा है, तो बहुत जल्दी लगभग मार्च फरवरी के लास्ट में, मार्च में आपके एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो समय नहीं है आप लोग के पास। व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया डन? तो 1947 में हुआ था, 1947 में, 15 अगस्त 1947। वेयर वाज द बांडुगु कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था डिस्टेंस, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइट जो मूवमेंट है डिस्टेंस, वो कब चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो चारू मजूमदार के द्वारा चलाया गया था। कौन थे इसके लीडर जो थे महत्वपूर्ण रूप से, अगर देखा जाए तो चारू मजूमदार थे। तो किसके, नक्सलाइट मूवमेंट के, नक्सलवादी आंदोलन की जो बात होती है, कौन थे? चारू मजूमदार। ठीक है ना, सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं, और सभी जो बहुविकल्पी डिविजन्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बात कर रहा हूँ या वन लाइनर प्रश्नों का, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ विच स्टेट इज द एंटी ट्री मूवमेंट रिलेटेड? देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो पहला कंट्री, पहले स्टेट के रूप में